Hello everyone, this is Shruti and I welcome you all to my YouTube channel Study with Shruti Gupta। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। लास्ट वीडियोस में हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर चुके थे और हम उसके 4 टाइप्स पढ़ चुके हैं। ये आपका लास्ट है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो आज हम इसमें देखेंगे कि कंपनी क्या होती है। तो सबसे पहली चीज, एक कंपनी वर्ड तो आपने पता नहीं कितनी बार अपनी डेली लाइफ में सुना होगा। तो कोई भी कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है, कंपनी कोई भी बनती है तो वो किस एक्ट के अंदर बनती है, सबसे पहली चीज हम ये देखेंगे। तो वो बनती है कंपनीज एक्ट 2013। इससे पहले जो कंपनीज एक्ट था वो था कंपनीज एक्ट 1956। ये था हमारा पुराना एक्ट। उसके बाद अब न्यू एक्ट आ चुका है कंपनीज का और वो है आपका कंपनीज एक्ट 2013। तो अब हम जो भी चीजें देखते हैं कंपनी के बारे में, जो भी रूल्स रेगुलेशन सब कुछ वो हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो अब कंपनी के बारे में कुछ चीजें पढ़ते हैं कि कंपनी क्या है। फर्स्ट इज कंपनी इज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अब एक कंपनी को आर्टिफिशियल और लीगल पर्सन क्यों कहा गया है ये मैं आपको बताती हूँ। पहला बताऊंगी मैं आर्टिफिशियल, फिर लीगल और फिर पर्सन। ये 3 चीजें आ रही है इसके अंदर। तो आर्टिफिशियल क्यों है? आर्टिफिशियल इसलिए है बिकॉज वो नॉन लिविंग है। ठीक है, अब हम जैसे पर्सन्स हैं तो हम क्या है, लिविंग है, हम बोल सकते हैं, खा सकते हैं, हम कुछ भी काम कर सकते हैं। लेकिन कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है बिकॉज वो मतलब वो कुछ खा नहीं सकती, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस है अलग अलग एग्जिस्टेंस। मतलब कोई भी कंपनी बनती है वो लॉज के ही द्वारा क्रिएट की जाती है। मतलब लॉज जो होते हैं उसी के द्वारा फॉर्म की जाती है और लॉज जो है उसी के द्वारा वो खत्म की जा सकती है, बंद की जा सकती है। इसलिए वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। और ये पर्सन इसलिए है बिकॉज जो लोग इसके अंदर काम कर रहे हैं उनकी सेपरेट एंटिटी है इससे, मतलब वो इससे जुड़े हुए नहीं है। कंपनी अपनी चीजें खुद पे करेगी, कंपनी के एसेट्स लगेंगे अगर कुछ भी कभी भी पे करना पड़ गया कोई भी लॉस के टाइम पर। तो इसलिए कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। और लीगल किस लिए? बिकॉज वो इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। बिना लॉ के ये क्रिएट नहीं हो सकती, कोई इसको क्रिएट नहीं कर सकता। तो ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो गई। फिर आता है सेपरेट लीगल एंटिटी। अब कंपनी हो गई और कंपनी के मेंबर्स हो गए। अब वो दोनों एक ही नहीं है। जैसा कि सोल प्रोप्राइटरशिप का एक एग्जांपल देती हूँ आपको। उसमें हमने क्या देखा था? उसमें हमने ये देखा था कि जो सोल प्रोप्राइटर है वो बिजनेस है उसका, ठीक है, तो वो दोनों एक ही हैं। मतलब अगर बिजनेस के अंदर कुछ भी लॉस होगा या कुछ भी होगा तो वो सब किसको बियर करना पड़ेगा? सोल प्रोप्राइटर को। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, कंपनी के फॉर्म में उल्टा है। कंपनी में क्या है कि कंपनी एक सेपरेट एंटिटी बन गई है। अब कंपनी के अंदर जो भी असेट्स या जो भी चीजें लगी हैं वो उनके थ्रू पे किया जाएगा। अगर आगे कोई भी ऐसा कोई चांस आता है कि डेट्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बैड डेट्स, तो फिर क्या होता है कि कंपनी लॉस में जाना शुरू कर देती है। और फिर क्या होता है, जो कंपनी के एसेट्स हैं उनको बेच कर या जैसे भी फिर वो उन लॉसेस को रिकवर किया जाता है, ओके, पे किया जाता है। फिर आता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। अब एक कंपनी आप ऐसे ही फॉर्म नहीं कर सकते। कंपनी जो है इसको फॉर्म करने के लिए बहुत तगड़ी मेहनत लगती है, बहुत लंबा और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है पूरा। और दूसरी चीज, जैसा कि आप सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप बहुत इजी फॉर्मेशन होती थी उनकी कि आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं और कभी भी खत्म कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है। स्टार्ट करने से पहले 10 बार इंसान सोचेगा उसके बाद, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन मांगता है। क्योंकि एक कंपनी अगर रजिस्टर्ड होगी तभी वो कंपनी कहलाएगी, अदरवाइज बिना रजिस्टर्ड हुए हुए कोई कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती कभी भी। तो रजिस्ट्रेशन मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है इन द केस ऑफ कंपनी, ओके। फिर आता है परपेचुअल सक्सेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है एग्जिस्टेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। एक कंपनी है वो बनती है, क्यों बनती है? इसलिए तो नहीं बनती कि आज बन गई और 2 साल बाद खत्म, नहीं। कंपनी हमेशा ये सोचकर बनाई जाती है कि बहुत लॉन्ग रन तक चलेगी ये, मतलब पता नहीं कितने कितने सालों तक ये चलेगी। तो इसलिए परपेचुअल सक्सेशन। इसमें ये भी चीज आती है कि एक कंपनी जो है उसको क्रिएट कौन करता है? लॉ।
लॉ उस कंपनी को बनाता है तो ऑब्वियसली बिना लॉ के वो कंपनी कभी वाइंड अप नहीं हो सकती। वाइंड अप के टाइम पर मतलब एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग द कंपनी, अगर क्लोज करना चाहते हैं उस कंपनी को तो उस टाइम भी लॉ की बहुत जरूरत पड़ेगी। बिना लॉ के उसको ना तो खोला जा सकता है कंपनी को और ना ही बंद किया जा सकता है। फिर आता है लिमिटेड लायबिलिटी। अब लिमिटेड लायबिलिटी कैसे है? एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी के अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स भी होते हैं, मेंबर्स भी होते हैं, ओनर्स सब होते हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो सब बताऊंगी मैं आपको किसी वीडियो में कि कौन कौन क्या होता है और किसका क्या रोल होता है। तो अभी क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी कैसे है? लिमिटेड लायबिलिटी है कि जितना जितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है मेंबर्स ने, जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है वो सिर्फ उतनी ही कैपिटल तक के लिए लायबल हैं, उससे ज्यादा कैपिटल नहीं मांगी जाएगी उनसे। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ, एबीसी लिमिटेड कोई कंपनी है, अब वो लॉसेस में जा रही है बहुत ज्यादा, तो लॉसेस को बियर करने के लिए, रिस्क को बियर करने के लिए सबसे पहले तो कंपनी के एसेट्स बेचे जाएंगे, उनको लगाया जाएगा। उसके बाद भी अगर कुछ कमी पड़ती है अमाउंट में तो वो कौन देगा? मेंबर्स देंगे, लेकिन उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। ऐसा नहीं है उनसे कितना भी अमाउंट ले लो, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, सिर्फ उतनी अमाउंट उन्हें देनी पड़ेगी जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है ऑलरेडी उस कंपनी के अंदर। ओके, उस रेशो में उनसे रिस्क बियर किया जाएगा। फिर आता है कॉमन सील। कॉमन सील होती है, जैसे आपने कॉमन सील होती है हर एक कंपनी की, मतलब कि स्टैंप टाइप हो गई, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट होगा, कुछ भी होगा, लोगो और स्टैंप कुछ भी हो सकता है, वो हर एक जो डॉक्यूमेंट होगा उस कंपनी का उसके ऊपर लगी हुई होती है कॉमन सील। बहुत सी कंपनीज ऐसी भी होती है जिनकी कोई कॉमन सील नहीं होती, वहां पर सिग्नेचर चलते हैं, लेकिन कॉमन सील हो तो वो ज्यादा अच्छा है। फिर आता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब इसमें कंपनी के केस में क्या होता है, आप अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे अब आपने पहले आप देखते थे बिजनेस होता था, बिजनेस में क्या है कि बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट देखा था हमने एक बार एक वीडियो में। तो एम्प्लॉयमेंट में क्या होता था, आप किसी को शेयर नहीं कर सकते थे अपनी जगह, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें शेयर्स ट्रांसफरेबिलिटी होती है, मतलब अगर किसी एक इंसान ने शेयर खरीदे तो वो किसी दूसरे को भी दे सकता है, वो शेयर बेच सकता है, या कैसे भी तो वो ट्रांसफर हो सकता है, तो इसलिए ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर इसमें इजी है। फिर आता है शेयर्स आर हेल्ड बाय शेयर होल्डर्स। अब शेयर्स कौन खरीदते हैं? जो लोग शेयर्स खरीदते हैं कंपनी के, उनको क्या कहा जाता है? शेयर होल्डर्स कहा जाता है उन लोगों को। अब यही चीज जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है, 1956 था, अब कंपनीज एक्ट 2013 बन चुका है। तो अब हम जो भी चीज, जहां पर भी हम कंपनी के बारे में पढ़ते हैं या कुछ भी देखते हैं, दैट इज अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स की एक प्राइवेट कंपनी में और एक पब्लिक कंपनी में कितने कितने मेंबर्स हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस चार्ट के अंदर आपको बताया हुआ है कि नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट का ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है। तो मतलब प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम मेंबर 1 होना चाहिए और मैक्सिमम मेंबर 200 होने चाहिए। पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम मेंबर्स 7 और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड। ये है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, नॉट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2056 के अकॉर्डिंग नहीं है ये 2013 के अकॉर्डिंग है। ओके, 56 के अकॉर्डिंग थोड़े कम या ज्यादा थे मेंबर्स, यहाँ पर 2 था, ये 200 थे, ठीक है, सॉरी ये 100 थे, तो मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है। लेकिन आपको ये वाला याद रखना है, न्यू जो कंपनीज एक्ट आया हमारा 2013, उसके अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 1, मैक्सिमम 200 और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड कितने भी हो सकते हैं। अब एक चीज और बताई गई है कि कंपनीज एक्ट 2013 है, उसमें क्या क्या है इंक्लूड। ये आपको बेसिकली इतना ज्यादा डीप में पूछा नहीं जाता, बट आपको पता होना चाहिए। उसके अंदर 29 चैप्टर्स हैं, 470 सेक्शंस हैं और 7 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। तो ये चीज, ये मतलब आपको बस नंबर्स याद रखने हैं, क्या कितना कितना है, बाकी डिटेल में वो नहीं पूछते हैं, बिकॉज आपको पूरा डिटेल में कंपनी के बारे में तो नहीं पढ़ना है कि कौन से सेक्शन में क्या है या कुछ है। तो आपको ये ध्यान रखना है 29 चैप्टर्स, 470 सेक्शंस और 7 शेड्यूल्स। तो ये है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी का ब्रीफ कि क्या होती है कंपनी।
इसकी हमारा जो पीजीटी कॉमर्स एग्जाम है उसके सिलेबस के अंदर एक और अभी आगे आएगा फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। उसमें आपको पता चलेगा कंपनी पूरी बनती कैसे है, पूरा प्रोसीजर क्या है उसके रजिस्ट्रेशन का, वो हम फिर किसी वीडियो में आगे पढ़ेंगे उसके बारे में भी। ये आपका था फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट टॉपिक, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो हमने ब्रीफ में देख लिया है। तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपनी के बारे में, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और नोट डाउन करते रहिएगा। जो भी मैं बोर्ड पर यहाँ लिखती हूँ पॉइंट्स, वो अपने कॉपीज में, अपने रजिस्टर्स में आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, ताकि एट द टाइम ऑफ रिवीजन आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा वीडियोस को उन लोगों के साथ जो पीजीटी कॉमर्स या कॉमर्स रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके। सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।